हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे और घर में लॉकडाउन का पालन भी कर रहे होंगे और दूसरों को भी बता रहे होंगे कि घर से फालतू बाहर ना निकले, सिर्फ ज़रूरी काम से ही बाहर निकले। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताया था कि अभाज्य गुणनखंड किस तरह से करते हैं और फिर हम एचसीएफ और एलसीएम का किस तरह से जांच करते हैं। एक मैंने सूत्र बताया था कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। यदि हमारे पास दो संख्याएं दे रखी है तो हम एक का उन दोनों का पहले एलसीएम निकालते हैं, फिर एचसीएफ निकालते हैं और उसके बाद हम उनकी सत्यता की जांच करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो जैसे हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2, इसके कुछ सवाल मैंने बता दिए थे 4 तक और ये 5वां सवाल है। थोड़ा सा अलग टाइप का है। 4 तक तो आसान सवाल है, सबने कर लिए होंगे। कि 5वां सवाल है कि क्या किसी, इससे आगे भी है कुछ, कि जांच की कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या जो जानते हो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या n के लिए, n मतलब कोई भी संख्या है उसके लिए संख्या 6 की घात n 6 to the power n अंक 0 पर, यानी कि ऐसी संख्या पर समाप्त हो सकती है जिसके लास्ट में क्या हो, 0 हो। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है 6 की घात n क्या है, पूर्णांक संख्या है, क्या इसी संख्या पर, ऐसी संख्या पर ख़त्म हो सकती है जिसके लास्ट में 0 आए। जैसे 210, 120, 530, इस तरह से, ठीक, जिसमें लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर ऐसी संख्या पर ख़त्म होगी तो हमें जांच करनी है इस बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है, मैं आपको इस बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी संख्या, हमने अभाज्य गुणनखंड पढ़े हैं, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा कि हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हम 6 के अभाज्य गुणन करेंगे और 6 के जब अभाज्य गुणन करेंगे तो 2 2 3 6 और फिर 3 एकम 3। तो इसे जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो हो गए 2 गुणा 3, यानी कि प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3, ठीक। अब क्या है, इसके लिए एक नियम ये है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या, ये कोई नेचुरल नंबर है, के अंक 0 पर समाप्त होने के लिए, मतलब जो लास्ट में 0 आया उसके लिए क्या है, अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 का कम से कम एक युग्म होना चाहिए। अगर हमारे पास क्या है, एक युग्म होगा, मतलब अगर हमारे पास कोई संख्या है तो उसमें क्या होना चाहिए, जैसे कहीं पे दे रखा है कि जैसे 2 गुणा 5 होगा तो उसमें एक जीरो है किसी भी संख्या में, और आगे भी कुछ हो सकता है। सपोज करो 2 गुणा 5 गुणा 4 है तो 5 दूनी 10, 10 चौको 40, एक जीरो आ रहा है, ठीक है। सपोज करो 2 पेयर है या 2 जोड़े हैं, 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा, सपोज करो अगर ऐसा है तो इसमें हमारे पास 2 जीरो आएंगे। कैसे आएंगे, 2 जीरो गुणा करके नहीं, मतलब लास्ट में 2 जीरो आएंगे। कैसे, 10 गुणा 10 तो कितना आ जाएगा, 100, तो 2 जीरो आ रहे हैं, ठीक। इसी प्रकार अगर 3 पेयर होंगे तो 3 जीरो आएंगे। जैसे हमारे पास क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, एक पेयर हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 पेयर हो गया। तो इसमें क्या होंगे, 2 जीरो आएंगे। तो 5 गुणा 5 दूनी 10 गुणा 5 दूनी 10, तो 10 की 100, 100 पंजे 500, तो कितने जीरो आ रहे, 2 जीरो आ रहे। मतलब ये है कि अगर किसी संख्या में 2 गुणा 5 है, 2 गुणा 5 का पेयर है, तभी उसके लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन 2 गुणा 5 नहीं है, सपोज करो 2 गुणा 4 है तो तब क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 0 नहीं आएगा। सपोज करो 2 गुणा 6, तब भी क्या होगा, 6 दूनी 12 आएगा, 0 नहीं आएगा। सपोज करो 5 गुणा 4 आ गया, 5 तो है यहाँ पे 2 था लेकिन यहाँ 5 नहीं था, 5 गुणा 4, 5 को 20। अब आप बोलोगे 5 गुणा कितना होता है, 5 गुणा 2 गुणा 2, तो इसमें भी क्या हो रहा है, 1 2 का पेयर बन रहा है, ठीक। तो क्या होना चाहिए, 5 गुणा 2 का पेयर बनना चाहिए, तभी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। तो क्या है, अगर हम 6 के गुणनखंड करते हैं, 6 के अगर अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर करते हैं, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5, ये 2 गुणा 5 का युग्म नहीं आता, इसके गुणनखंड करने के तो 2 गुणा 5 होगा, ठीक। अतः 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक। आई होप तुम्हारी समझ में आ गया होगा, आप बच्चों के समझ में आ गया होगा। क्या है, 6 की घात, मतलब 6 की घात अगर कुछ भी है, सपोज करो 6 की घात अगर 4 है तो इसका मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6,
36 गुणा 36। अगर इसकी गुणा करें 6 से तो लास्ट में कितना आएगा 36 आएगा, 0 नहीं आएगा। अगर 6 की घात 2 है तो क्या होगा 6 गुणा 6, तब कितना आ रहा 36, यानी कि 6 आ रहा। लास्ट में क्या नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा 0 नहीं है। हमें तो क्या चाहिए लास्ट में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक, तो ये तो हुआ पहला सवाल। ठीक है, पहले भी 5वां सवाल। आई होप तुम्हारे समझ में आया हो, इसको ढंग से देख लेने पर। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद एक और सवाल है। अगला जो हमारा सवाल है, अगला सवाल ये है कि क्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एवं 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 5 4 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। मतलब भाज्य जिनमें क्या होता है किसी दूसरे का भाग चला जाता है। एक तो अभाज्य होती है और एक होती है भाज्य होती है। तो सबसे पहले भाज्य और अभाज्य का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। तो जैसे हम यहाँ पे संख्या लेते हैं 2, तो 2 के अगर टुकड़े करेंगे गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 1। ठीक है, 2 गुणा 1 कितने गुणनखंड उसके 2। इसी प्रकार अगर 3 के करते हैं तो 1 गुणा 3, इसमें 1 का भाग जाएगा 3 का भाग जाएगा। 5 के करते हैं तो 1 और 5। लेकिन अगर मैं 6 का करता हूँ तो 6 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के भी आता है 2 के भी आता है और 3 के भी आता है। तो इसमें क्या है 3 बन रहे हैं। मैंने 3 के गुणनखंड किए तो 1 गुणा 3 आया, 5 के तो 1 गुणा 5 आया, 2 के तो 1 गुणा 2 आया। लेकिन जब मैंने 6 के गुणनखंड किए तो 6 में क्या है 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है और एक और 6 भी आ रहा है। ठीक, ये 4 चीज़ें आ रही है। तो ये क्या होगी, ये अभाज्य संख्या है। सॉरी, ये क्या है भाज्य संख्या है। ये कैसी है भाज्य है। और ये बाकी जो 3 हो ये कैसी है अभाज्य। ठीक, तो भाज्य और अभाज्य का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जिसमें एक और उसी संख्या का भाग जाता है उसको बोलते हैं अभाज्य, और जिसमें एक और उस संख्या का अलग किसी और का भी भाग चला जाता है उससे बोलते हैं भाज्य संख्या है। तो हमारे पास जो सबसे पहला है वो ये दे रखा है। ठीक है, कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके चाहे तो हम इसको मान निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है मान निकालना है। फिलहाल हमें दो संख्या देखनी है, कौन दो है इसमें 13 यहाँ पे और 13 यहाँ पे, तो हमने 13 कॉमन ले लेना पूरे में से। अगर हम 13 कॉमन ले लेते हैं तो 13 कॉमन लेने से क्या होगा 7 गुणा 11 प्लस 13 तो बाहर आ गया, प्लस 7 गुणा 11 13 बाहर आ गया, प्लस क्या बचेगा 13, 13 में से हमें 13 बाहर लेते 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 11 11 7 77 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 गुणा 77 प्लस 1 कितना होगा 78 78। ठीक है, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 78। अब ये 78 है, जैसे मैं 2 को लिख दें 2 इंटू 1, 2 को क्या लिखा 2 को लिखा 2 गुणा 1, 3 को क्या लिखा 3 गुणा 1। उसी प्रकार 78 को हम लिख सकते हैं 78 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 78 में 1 का भाग जाती है। तो मैंने इसे लिख दिया 13 गुणा 78 गुणा 1। अब क्या था इसमें कितनी चीज़ आ गई 13 1 गुणा 78 2 गुणा 3 आ गए। अब मैंने बोला था कि जिसमें क्या होंगे 1 2 3 2 से ज़्यादा आ जाएंगे, 1 और 2 के अलावा एक और उस संख्या का कोई आ जाता है तो वो कैसे होता है भाज्य होती है। ठीक है, जैसे मैं फिर समझा रहा हूँ कि जैसे हमारे पास 4 है, 4 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 1 का भाग जाता है 2 का जाता है और 4 का जाता है। ठीक, लेकिन 3 का देखते हैं तो 3 में सिर्फ 1 का जाता है और 3 का जाता है, तो ये तो हो गई अभाज्य। ठीक, और ये हो गई भाज्य। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक है ना, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, इस संख्या में पहली संख्या में इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक है, एक 13 हो गया, एक 78 हो गया, 1 हो गया। ठीक, इसलिए कैसी संख्या है भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला जो इसी का पार्ट दे रखा था कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब यहाँ भी 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, 2 जगह है, तो हम क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे। सेम प्रक्रिया है, 5 कॉमन ले लेंगे तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब 5 था, ये 5 हमने क्या ले लिया बाहर ले लिया, यहाँ पे प्लस 5 था तो प्लस 5 5 बाहर ले तो क्या बचेगा प्लस 1। अब 7 छक्का 42 गुणा 4 3 12 दूनी 24 प्लस 1। ठीक है,
तो इसको गुणा करेंगे तो पहले गुणा करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास में क्या बोलते हैं, पहले गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं। अगर हमारे पास 2 चिन्ह एक साथ होते हैं तो पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है फिर ऐड होता है। तो 42 गुणा 42 में 1008 आ जाएगा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1009। तो वही हो गया 5 गुणा 1009 और गुणा फिर वही कि हम 1009 को लिख सकते हैं 1009 गुणा 1, चाहे तो हम इसको टुकड़े भी कर सकते हैं लेकिन हम ज़्यादा टुकड़े नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें भी क्या है 1 2 3 3 गुणनखंड आ रहे हैं, एक से अधिक है इसलिए ये भी क्या होगी, भाज्य संख्या है। यानी कि फिर भी लिखना पड़ेगा इस संख्या में भी 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह भी भाज्य संख्या है। ठीक, आई होप तुम्हारी समझ में आया होगा कि ये किस तरह की संख्या है, कैसे कैसे इनको करना है। आप इसको घर में रिवाइज करें, ठीक, और इससे रिलेटेड 1-2 सवाल खुद करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।